नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय वर्तमान समाज का। किसका? भारतीय वर्तमान समाज का। तो इस सब्जेक्ट से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपके इस 2025 के परीक्षा में, जो भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चाहे आपका अति लघुत्तरी हुआ, चाहे आपका लघुत्तरी हुआ, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लघु उत्तरी पर जो है डिस्कस करेंगे और उसमें से जो की पॉइंट होगा उसको हम जो हाईलाइट कर देंगे उसको आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए, पहला आपका क्वेश्चन औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या इसमें आपका चाहे अंतर पूछ सकता है, चाहे आपका पूछ सकता है कि इससे आपका क्या तात्पर्य, या आप इससे क्या समझते हैं। ठीक, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को आप एक ही उत्तर से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, या अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें जो है अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या करना है हमें, औपचारिक शिक्षा क्या, अनौपचारिक शिक्षा क्या, पहले इसको समझते हैं। ऐसी शिक्षा जो किसी निश्चित विशेष समय स्थान पर दिया जाता है, जिसके लिए यह किताबें ज्ञान से संबंधित होती हैं, यह आपका औपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे औपचारिक शिक्षा का मतलब आप समझिए, जैसे देखिए औपचारिक शिक्षा कहाँ पे दिया जाता है, जैसे किसी आपका विद्यालय हो गया, चाहे आपका गुरुकुल हुआ, किसी एक विशिष्ट स्थान पर दिए जाने वाला निश्चित समय अंतराल में जो शिक्षा दी जाती है वह आपका औपचारिक शिक्षा कहलाती है। आप या इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, एक विद्यालय। क्या इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? विद्यालय। तथा इसी का विपरीत, बल्कि ऐसी शिक्षा जिसे प्राप्त करने के लिए किसी एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। आपके सोशल से प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो आपके समाज से आपका प्राप्त किया जाए, चाहे वो हित मित्र, कहीं से भी आप, अगर आप कोई भी शिक्षा, कोई भी ज्ञान आप ले रहे हैं, चाहे छोटा बड़ा कोई भी, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, तो वह आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, यही इसका बेसिक अंतर भी है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलेंगे हाँ पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट करके आप बताइएगा अभी। ठीक है, हम इसको जो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, भले से जो थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जो हिंदी वाला वीडियो डाले थे हम जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है थोड़ा उसको अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसको हम आसानी से आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आपका शिक्षा एवं समाज से एक क्वेश्चन आपका आएगा कि आपका ये पूछ सकता है शिक्षा का जो है समाज से क्या संबंध है, या शिक्षा समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस प्रकार का आपका कोई भी समाज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हम उसमें लिखेंगे क्या कि शिक्षा हर किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है, तथा समाज को पुनरुत्थान के लिए समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तथा यह केवल समाज ही नहीं, बल्कि स्कूलों में छोटी उम्र से ही बालकों को शिक्षा दिया जाता है और समाज में एक अलग पहचान भी होती है। तो ऐसा बालक जो शिक्षित होता है उसका समाज में एक अलग पहचान होती है। ठीक है, इस प्रकार आप जो है लिख सकते हैं। अगर आप सीरीज वगैरह में देखेंगे, बुक वगैरह में देखेंगे, तो बहुत लंबा लंबा जो है उत्तर दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 50 से 60 ही वर्ड में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है जो मुख्य बिंदु है केवल उसको करके हम लिखेंगे इस प्रकार। ठीक, आप अपने से भी इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं कि, या आप जो है किसी जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। अब आपका दो शिक्षाएं आएगा, एक आपका बौद्धकालीन आएगा, एक आपका जो गुरुकुल कालीन आएगा या वैदिक कालीन कह सकते हैं हम, और एक आपका आ जाएगा मुस्लिम कालीन या मुगल काल की शिक्षा, है ना। ये आपका 3 चीज़ें आता है, तो हम 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो बौद्धकालीन की शिक्षा की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा में जो होता है, शिक्षा व्यवस्था जातिगत आधारित नहीं थी। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो मानने वाले लोग होते हैं उनमें कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। ठीक, और उनकी दूसरी विशेषता क्या होती है कि बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता था, जो वहाँ का
संघ होता था, वह उसका मुखिया होता था। ठीक, ऐसा बौद्ध काल में था, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अभी हम वैदिक काल को भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बौद्ध काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती थी तथा बौद्ध काल में शिक्षा जनतांत्रिक होती थी। ठीक, जनतांत्रिक होती थी। ये आपके कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे कुछ हैं जो इनकी विशेषता हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि बौद्ध काल में, और भी आप जैसे लिख सकते हैं कि बौद्ध काल में ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके कुछ संस्कार होते थे। जैसे आपका हो गया प्रवज्जा संस्कार। तो प्रवज्जा संस्कार क्या होता था कि उसमें जब बालक जो है बौद्ध में जब जाता था, यानी कि अपने वहाँ विद्यालय में, तो वहाँ पे एडमिशन करने से पहले उसका एक संस्कार कराया जाता था, जिसे हम लोग प्रवज्जा संस्कार के नाम से जानते हैं। तो उसमें जब बच्चा जो है प्रवज्जा संस्कार ग्रहण करने जाता है तो गुरु के समीप बैठकर वो जो है कहता है कि कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, इस प्रकार का वो उच्चारण करता है। तो ऐसा उच्चारण करने के बाद तो गुरु जो है उनको क्या करते हैं, उनको जो स्वीकार करते हैं। तो ऐसा उनकी बच्चों को प्रार्थना होती है कि गुरु हमको जो शिक्षा देने के लिए जो है, मतलब हमको भी शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के उनकी ये सब ऐसे था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वैदिक काल। अब आगे वैदिक काल है। वैदिक काल में क्या था, इनकी विशेषताएं क्या थी। वैदिक काल में उच्च वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का केवल अधिकार था। इसमें जो है निम्न वर्ग को जो है शिक्षा नहीं प्राप्त किया जा सकता था। ठीक, और वैदिक काल में शिक्षा को गुरुकुल में दिया जाता था। किस में दिया जाता था, गुरुकुल में। और बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दिया जाता था, संघ में दिया जाता था। ठीक, इसके बाद तीसरा है वैदिक काल में शिक्षा मुफ्त थी, जो कि जो है आपका बौद्ध काल में भी शिक्षा मुफ्त थी। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट बनता है वैदिक काल में शिक्षा में आवासीय व्यवस्था थी। आवासीय का मतलब ये है कि वहाँ पे बच्चे रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। व्यापक शिक्षा एवं संकुचित शिक्षा। आपका दो चीज़ आता है, एक आता है आपका व्यापक शिक्षा, एक आपका था संकुचित शिक्षा। तो वही सेम शिक्षा, जैसे औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, तो उसी का एक ऐसे मिला जुला ही रूप है व्यापक शिक्षा तथा संकुचित शिक्षा। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। व्यापक शिक्षा वह है जिसमें बालक केवल एक निश्चित स्थान नहीं, बल्कि यह कहीं भी और किसी के अनुभव द्वारा सीखा जाता है। तथा अगर वही हम संकुचित शिक्षा की बात करें तो वह किसी निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। जैसे विद्यालय, तो हमने वही बताया, जैसे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, उसी का एक रूप है व्यापक शिक्षा तथा संकुचित शिक्षा। ठीक, उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए, केवल जो इतना जैसे जो हम चीज़ें क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं, तो उम्मीद है कि इससे आप केवल पास हो जाएंगे। अब देखिए, एक वीडियो में तो टॉप कराना तो संभव नहीं है। हाँ, बस हमारी ये प्रयास है कि आप इस एक वीडियो से, इस एक आप PDF से आप पास कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो। और ठीक, अगर आप पहले थोड़ा सा पढ़े होंगे तो इस PDF से आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। ठीक, ज़्यादातर सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य होता है। देखिए, पहला पॉइंट है, इससे क्या होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा से जीविकोपार्जन आसान हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और तीसरा पॉइंट यह है कि शिक्षा से सामाजिक उत्थान होता है, क्योंकि लोगों से ही मिलकर समाज बनता है, और जब लोग ही शिक्षित होंगे तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, और जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो कोई गलत काम होगा ही नहीं, सारे काम अच्छे होंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा से जनतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक, और भी आप इसमें आप 1-2 पॉइंट और अपने तरीके से अलग से जो है ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
जैसे आप एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं कि शिक्षा से नैतिक गुणों का विकास होता है। किसका विकास होता है? नैतिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, और भी आप तमाम अपने प्रकार से अपने मन से जो कोई भी पॉइंट ऐड करके किसी का जो आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा सारा सही माना जाएगा। ठीक है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहाँ से शुरू किया? भारतीय वर्तमान समाज, ये लगता है, एक सेकंड, अच्छा ये 2 बार मतलब हो गया, 2 फाइल, तो चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है दूरस्थ शिक्षा। क्या? दूरस्थ शिक्षा, समझिएगा इसको। इसके बाद आपका आ जाता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा समझिए। दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य है दूर से दी जाने वाली शिक्षा से है, अर्थात कुछ विद्यार्थी विद्यालय जाकर शिक्षा नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, जैसे पत्राचार से, या आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, वहाँ से क्लासेस लेकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। जैसे हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये ऑनलाइन ही करा रहे हैं, आप अपने घर पे ही जो है बैठ के क्लास ले रहे हैं। यह क्या है? यह एक दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है। क्या माध्यम है? आपका यूट्यूब, जो जिसे हम जनसंचार में मतलब काउंट करेंगे। इसके बाद आपका हो गया शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए। क्या? शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के कौन कौन से प्रभावी कारक हैं कि मतलब शिक्षा को प्रभावित कर सकें? तो सबसे पहले आपका है विद्यालय की स्थापना। क्या? सबसे पहली बात है कि विद्यालय होना चाहिए। जब विद्यालय होगा तभी तो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, यह आपका एक प्रभावी कारक है। दूसरा कारक है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर जो है शिक्षा निःशुल्क होगा तो सभी लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उससे कोई नहीं वंचित रह जाएगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे जिस वर्ग का हो, वह शिक्षा ग्रहण करेगा। तीसरी बात है कि योग्य शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। जब योग्य शिक्षक होंगे विद्यालय में तभी तो जो है बच्चा जो है अच्छा जो है एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा। विद्यालय रहकर ही क्या करेगा जब उसमें शिक्षक जो अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छे क्वालिटी के। जब अच्छे क्वालिटी के शिक्षक रहेंगे तो बच्चा भी अच्छे क्वालिटी का ज्ञान ग्रहण करेगा। इसके बाद तीसरा है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कुछ जो है पैसे की यानी कि आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि आर्थिक सहायता होने से क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे के अंदर जो है कोई भी कोर्स करने की थोड़ी सी सहायता मिल जाती है आर्थिक रूप से। आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको जो है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जो है 20 से 22 हज़ार एक सेमेस्टर में आपका आ जाता है। और अगर आप एससी क्लास मतलब एससी बैकग्राउंड से हैं तो आप जो है एससी कैटेगरी से हैं तो आपका लगभग 40 हज़ार या 44 हज़ार शायद आ जाता है। ठीक है, तो आपका उससे क्या होता है, आपका फीस टोटल वापस हो जाती है, तो इससे आपको जो कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब जो है शिक्षा को प्रभावित करने के कारक होते हैं। अगर मान लीजिए वही स्कॉलरशिप ना दिया जाए तो बहुत से लोग जो है शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेंगे, बहुत से लोग डीएलएड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे। तो इसलिए स्कॉलरशिप भी जो शिक्षा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है। आदर्शवाद के अनुसार देखिए, आदर्शवाद में क्या होता है, हमेशा वो आदर्शवाद में जैसे ईश्वरीय शक्ति को जो है ऊपर रखा गया है। अब कैसे? आप इतना चीज़ अगर आप मानेंगे तो आप जो है कोई भी चीज़ बना के लिख देंगे आदर्शवाद में। जैसे आदर्शवादी शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित। किस पर है? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य ही सुंदर है, यानी कि इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई है। तथा यह ईश्वर को सर्वोच्च मानता है। किसको मानता है? ईश्वर को सर्वोच्च मानता है, सबसे ज़्यादा मानता है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है, ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक है, आदर्शवादी जो लोग मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अनुसार व्यक्ति सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? आध्यात्मिक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, सांस्कृतिक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, जिससे शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक आदर्शों,
मान्यताओं तथा मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकें तथा समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त अनुभव को आत्मसात करता है। ठीक है, जिससे मानव को उत्कृष्टता की ओर ले जाने में सहायक होता है। ठीक, यह होता है आदर्शवाद के अनुसार, यानी कि आप ईश्वरीय शक्ति से रिलेटेड बना के, चाहे आप आध्यात्म से लेकर, अगर आप कुछ इस प्रकार लिख के अगर आप बना के लिखेंगे, जिससे यह बच्चा जो कोई भी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे नैतिक गुणों का विकास होता है, इसमें संस्कृति का ज़्यादा महत्व दिया गया है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, इस सब चीज़ का अगर आप मिला के अगर आप लिखेंगे तो आपको वही आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार, मतलब आदर्शवादी के अनुसार आपका शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, आदर्शवादी लोग ये चाहते हैं कि ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर जैसे आध्यात्मिक शक्ति है, यानी कि जैसे वह भगवान की पूजा वूजा करते हैं या आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं, तब उनके अनुसार कि हाँ ये शिक्षित है, ये ऐसा कहने का मतलब इनका ये है। तो वह यह मानते हैं कि जिससे तब मानव का उत्कृष्ट विकास होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट विकास होता है, वह ऐसा मानते हैं। ठीक है, आदर्शवादी लोग। ठीक है, इसके बाद कुछ आदर्शवादी जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्री हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे आपके अरस्तु हैं, सुकरात हैं, हीगल हैं, प्लेटो हैं, पेस्टलाजी है, हर्बर्ट है, फ्राबेल है। ये सब क्या है? ये सब आदर्शवादी जो हैं क्या है, शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। क्या ये बातें समझ में आई? अगर नहीं आई तो अभी हम एक ट्रिक हल्का सा बताएंगे, उसको भी आप तो देख लीजिएगा। तब ये आदर्शवादी जो है इसको आप रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके हिसाब से आप बना के लिख सकते हैं। ठीक, नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक, चलिए इसके बाद आपका आ गया, देखिए मुग़ल कालीन शिक्षा। क्या आ गया? मुग़ल कालीन शिक्षा। मुग़ल कालीन का मतलब होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा, यानी कि मुस्लिम धर्म में भी शिक्षा मुफ्त था, लेकिन स्त्री शिक्षा का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं था। अब देखते हैं कि मुस्लिमों में जो होता है कि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का उतना छूट नहीं मिलता था। साधारण घर के स्त्री शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता था। केवल कुलीन वर्ग या जैसे अमीर वर्ग के घरों को स्त्री शिक्षा के लिए व्यक्तिगत किया गया था। जैसे अगर मान लीजिए कोई अमीर घर का, तो उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षक जो है लगाए गए थे। ठीक, गुरु शिष्य के साथ अपने बेटे की भांति या अपने बेटे की भांति व्यवहार करते थे। गुरु शिष्य के मतलब प्रति कौन सा व्यवहार था? बेटे का व्यवहार था, मतलब पुत्रवत। और छात्र भी शिक्षक का सम्मान करते थे। ठीक, जो छात्र उस टाइम के होते थे वह शिक्षक का सम्मान करते थे। यह आपका मुग़ल कालीन शिक्षा है। आपने देखा होगा कि एक रज़िया सुल्तान थी जो कि हिस्ट्री में है, वह क्या थी? वह वही जो है एक शिक्षित थी, और आप देख रहे हो कि प्रथम महिला शासिका भी वही है। तो महिला जो है, पहले जो महिलाओं को शिक्षा में, चाहे वो शासन व्यवस्था में, इस सब में जो भागीदारी नहीं, मतलब ना लेने का अवसर मिलता था। केवल उनको मतलब घर का काम करने और गृहस्थी का जो है उनको यही सब सौंपा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल स्त्रियां जो है बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे अध्यापक बन रही हैं, हर किसी भी सेक्टर में, हर किसी विभाग में, चाहे आपका फोर्स विभाग हुआ, चाहे वो पुलिस विभाग हुआ, चाहे शिक्षक विभाग हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ तक पायलट भी बन रही हैं, है ना। तो अच्छी बात है, ये जो है स्त्री शिक्षा पर जो है बहुत सारा सुधार हुआ अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हारटांग समिति की शिक्षा पर अनुशंसा। अब देखिए हारटांग समिति कब आई थी? हारटांग समिति आपकी आई थी 1929 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में। यह कमेटी एक जांच कमेटी थी जो भारत में जांच करने के लिए आई थी। और किसका जांच करेगी? शिक्षा का, कि भारत में शिक्षा कैसी चल रही है। तो कौन कौन सी उनने अपना जो है राय दिया? पहला राय दिया कि हारटांग समिति ने कहा कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, पर संतोषजनक नहीं है। जो उस टाइम जो बल दिया जा रहा था वह संतोषजनक नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए। उनका कहना है कि जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा है वो गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि अधिकतर सबसे ज़्यादा जोर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर दिया जाए। ठीक, फिर तीसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक,
इसके बाद अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम बच्चा तो प्राथमिक में जो है वह 4 साल तो पढ़े ही पढ़े कम से कम, ठीक, उनका ऐसा मानना था हार्टांग समिति का, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए आपका अगला आया था शिक्षा में प्रकृतिवाद। अब देखिए हमने आदर्शवाद देख लिया, अब हम प्रकृतिवाद देखेंगे। तो प्रकृतिवाद क्या मतलब होता है कि प्रकृति से रिलेटेड होगा, यानी कि प्रकृतिवादी लोग स्वतंत्र होते थे। क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। वह अनुभव के साथ सीखते थे, कोई भी चीज़ अनुभव के साथ सीखते थे। जैसे कोई भी कार्य करेंगे तब उसे कार्य करने के लिए सीखेंगे, जैसे कोई भी कार्य करेंगे तब उस कार्य से करके सीखेंगे। जैसे कहने का मतलब अगर आप कोई कार्य करेंगे नहीं, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे आप सीख पाएंगे हाँ यह काम हम गलत किए हैं या सही किए हैं। जब आप उस कार्य को करेंगे तभी तो उसका आपको परिणाम पता होगा। इनका कहने का मतलब ये है। तो प्रकृतिवादी भी बाल केंद्रित दृष्टिकोण का श्रेय मानते थे। जैसे प्रकृतिवादी यह चाहते थे कि बालक को जो है कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ना ज्ञान दिया जाए, उनको जो है खुली छूट दिया जाए ताकि वो अपना कुछ करें और सीखें। वह शिक्षक केंद्रित पर ज़्यादा नहीं जोर देते, वह बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करते हैं, श्रेय मानते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक। बाल केंद्र का मतलब यह है कि बालक का जो मन करेगा वो पढ़ेगा, शिक्षक के अनुसार नहीं, कहने का मतलब ये है। इसके बाद प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चों के प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो हमने वही बात बताया अभी। प्रकृति खुद उसे ज्ञान देगी, क्योंकि जब कोई बच्चा कोई चीज़ अपने अनुभव से सीखता है तो वह कभी भूलता नहीं है। तथा प्रकृतिवाद खेल विधि पर भी जोर देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं प्रकृतिवाद में शिक्षा, ठीक। क्या आप भूलेंगे? प्रकृतिवाद में शिक्षा आएगा तो आप लिख पाएंगे ना। चलिए उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया प्रयोजनवाद। देखिए प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवादी लोग विद्यालय को एक समाज की संज्ञा दिए थे। किसकी संज्ञा दी थी? समाज। यानी कि वो कहते हैं प्रयोजनवादी लोग कि जो विद्यालय है वह एक समाज का कार्य करता है और शिक्षा ही सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा इनका मानना है कि विद्यालय एक समाज का लघु रूप है। जैसे प्रयोजनवादी लोग मानते थे कि जो विद्यालय है वह समाज का एक छोटा सा रूप है और विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, ठीक। इतनी बात जो है प्रयोजनवाद के अनुसार जो है विद्यालय मतलब बताया गया कि विद्यालय क्या कहते हैं, ठीक, प्रयोजनवादी लोग। एक चीज़ यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ट्रिक, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो इसमें क्या अंतर है और किस चीज़ पर जो है अगर आप इस ट्रिक को याद किए रहेंगे तो आप इसके बारे में आसानी से बना के लिख सकते हैं। जैसे आदर्शवाद में ईश्वरीय आस्था को ज़्यादा जो है बोलबाला है, यानी कि ज़्यादा मान्यता है, इस चीज़ पर जो है भगवान पे ज़्यादा आस्था है, पहली बात। और प्रकृतिवाद में कोई भी चीज़ है स्वयं करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया है। किस पे बल दिया गया है? स्वयं करके सीखने पर। और प्रयोजनवाद में है इन दोनों का मिला जुला जो रूप है देखने को मिलता है वह आपका प्रयोजनवाद में मिलता है, ठीक। क्या बात आपको समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी और मित्रों तक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उद्देश्य। अब जैसे मान लिया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वह क्या है आपका प्रश्न नंबर 6 देखना पड़ेगा। अब 6 नंबर देखिए प्रश्न कहाँ पे है, एक सेकंड हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए यहाँ पे सबका जो शिक्षा में जो उद्देश्य, सबका उद्देश्य यही होता है, चाहे वो प्रकृतिवादी हो, चाहे वो आदर्शवादी हो, चाहे प्रयोजनवादी हो, सब में आप यही उठा के लिख देंगे जो है आपको नंबर मिलेगा एकदम कन्फर्म, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा। अब महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है इसके बाद समझिए। महात्मा गांधी जी भारतीय संस्कृति को साथ साथ किसी न किसी कार्य में उन्हें निपुण बनाना था। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई भी बच्चा जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ साथ किसी भी
कार्य में वो कुशल हो जाए, कार्य कुशल हो जाए, ताकि जिससे वे अपना कार्य करके, जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प की कला से सामान बना के वह अपना खर्चा चला सके। इसीलिए इसे जो है बुनियादी शिक्षा भी कहा गया। महात्मा गांधी जी बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा बल देते थे। वे व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक बल दिए थे, जिससे बच्चा जो है अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। ऐसी शिक्षा के समर्थक थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, उनका उद्देश्य था कि सामाजिक उद्देश्य और चारित्रिक विकास हो और व्यावसायिक विकास हो, वह इनका यही उद्देश्य था। ठीक, इनका उद्देश्य था कि सामाजिक जो है विकास हो जाए, चारित्रिक विकास हो जाए, धार्मिक विकास हो, व्यावसायिक विकास हो। इन सब चीज़ों पर भी ये बल दिए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी का जैसे पाठ्यक्रम पूछ लिया तो क्या पाठ्यक्रम लगाएंगे, तो पाठ्यक्रम उनका क्या था, गृह विज्ञान था, संस्कृत था, गणित था और व्यायाम, कताई, बुनाई, कृषि तथा मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिए थे और हस्तशिल्प तथा खेल कूद आदि पर भी ये बल दिए थे महात्मा गांधी जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा कि शिक्षण विधियाँ भी पूछा जाता है कभी कभी। शिक्षण विधियाँ क्या, शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ में आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि हो जाएगा, वाद विवाद शिक्षण विधि हो जाएगा, भ्रमण शिक्षण विधि हो जाएगा, मातृभाषा शिक्षण विधि हो जाएगा, खेल विधि हो जाएगा। अगर आपका पूछेगा शिक्षक किन्हीं 2-3 शिक्षण विधियों के बारे में व्याख्या कीजिए, अगर ऐसे आ गया लघुत्तम क्वेश्चन, तो आप क्या करिएगा, शिक्षण विधि हेडिंग डाल के पहले डालिएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो आप प्रश्नोत्तर विधि डाल के आप उसके बारे में लिखेंगे कि जब बालक से कोई भी प्रश्नोत्तर किया जाता है तो अन्य बालक और ध्यानपूर्वक जो है सुनते हैं तथा ध्यानपूर्वक उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक, जिससे और बालक के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तथा अगर आप भ्रमर विधि में लिखेंगे तो भ्रमर विधि में ये होता है कि जब किसी बच्चे को हम कहीं पर कोई चीज़ पढ़ाने के बाद ले जाते हैं, फिर उस चीज़ को वहाँ पे घुमा के दिखाते हैं, जैसे चाहे स्मारक हुआ, चाहे कोई स्थल हुआ, चाहे कोई गार्डन हुआ, तो वह क्या होता है, वह उसका जो ज्ञान होता है वह अस्थायी रूप से जो है अस्थायी हो जाता है, ताकि वो कभी भूले ना। ठीक है, फिर मातृभाषा में क्या होता है कि मातृभाषा अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो मातृभाषा में आप यह लिखेंगे कि मातृभाषा में कोई ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है तो वह आसानी से जो उसको आत्मसात या ग्रहण कर लेते हैं और यह ज्ञान जो बहुत प्रभावी होता है। या खेल विधि से भी ऐसे कुछ करके लिख देंगे आप, खेल विधि से बच्चों का ज्ञान अस्थायी होता है, इससे जो होता है शारीरिक भी विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना के जो है 2-2 लाइन लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला है नोट करके सभी शिक्षा शास्त्री का उद्देश्य लगभग सेम था। तो कौन कौन सा उद्देश्य था लगभग, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ये सब जैसे ग्रीन पॉइंट है, ये सब कहीं पे उठा के लिख दीजिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, कोई उद्देश्य पूछा, छात्रों का सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों का नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को खेल खेल में जो है सिखा देना। ठीक, तो इन सब चीज़ों को जो है आप कहीं भी उठा के चिपका दीजिए, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा। ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सा विद्या या विमुक्त है। देखिए, ये देखिए, इसको अंडरलाइन में कर लीजिएगा, सा विद्या या विमुक्त है, मतलब कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी विद्या जो मुक्ति का साधन है, अर्थात सामाजिक दासता से मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है, सामाजिक दासता से जो है मुक्त करती है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहते हैं। मान लिया जाए, पूछ लिया आपका अति लघु में कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या विद्या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि ऐसी विद्या होनी चाहिए जो सामाजिक दासता से मुक्त करती है, आर्थिक सामाजिक दासता से मुक्त करती हैं। ठीक, इसके बाद जो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पहली रचना है आपका शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की
इन्होंने एक विद्यालय भी खोला था बोलपुर में, शांति निकेतन नाम का। उन्होंने अपना जो है रचना किया शांति निकेतन। तो दूसरा धर्म, फिर तीसरा शिक्षा विधि, फिर चौथा है स्त्री शिक्षा, फिर जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था, गीतांजलि, और इसके बाद ये है लास्ट पूर्व पश्चिम। हालांकि और भी है जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम नहीं लिए हैं। इसके बाद आपका जाता है अगला नंबर क्वेश्चन, रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है। आप देखिए रूसो क्या चाहते हैं। रूसो जी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। तो रूसो जी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। बाकी सब मतलब वही लिखेंगे जो और सभी लोग को जैसे लिखते नहीं है और सभी के अनुसार, तो सब कुछ वही लिखेंगे। बस केवल इनका एक कथन है कि जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है कोई भी अंतर शक्ति, वही जो है रूसो जी कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया रूसो के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन बनता है, कहाँ बनता है, लघुत्तरी में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है आपका जनसंचार। जनसंचार देखिए, जनसंचार का क्या तात्पर्य है। जनसंचार का तात्पर्य है कि सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से दूर बैठे व्यक्ति आसानी से ग्रहण करता है या पहुंचाता है। इस प्रकार का साधन जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गया, आज से सभी साधन शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो शैक्षिक जनसंचार साधन कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, तो शैक्षिक जनसंचार साधन कहलाते हैं। साधन का मतलब होता है क्या, कि शिक्षा एक दूसरे तक पहुंचाने का जो भी माध्यम होगा वह आपका शैक्षिक साधन कहलाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जनसंचार कहा गया, तो जनसंचार का मतलब क्या होता है, मल्टीमीडिया, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, इस सब के माध्यम से अगर हम जो है शिक्षा फैला रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं तो वह आपका जनसंचार कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार, अगला पॉइंट है। तो वही प्रवज्जा संस्कार होता है कि यह बौद्ध धर्म का एक संस्कार है। यह शिक्षा ग्रहण करने से पहले कराया जाता है, जो कि गुरु से प्रार्थना करता है शिष्य की, फिर उससे जो है उच्चारण कराया जाता है। गुरु से यह प्रार्थना करता है कि हमें शिक्षा प्रदान करें, तथा उनसे जो है उच्चारण कराया जाता है कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, है ना। ऐसे प्रकार के 3 वाक्य जो उच्चारित कराए जाते हैं, फिर इसके बाद उनका जो है प्रवज्जा संस्कार पूर्ण होता है। ठीक, फिर उन्हें जो है वह यानी कि संघ में उन्हें प्रवेश करने के लिए जो है आज्ञा मिल जाती है। फिर जो है उन्हें जो है सामनेर के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब शिष्य गुरु के पास जाता है तब जो है यह संस्कार ग्रहण कराया जाता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जॉन डीवी ने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। कौन सी पुस्तक लिखी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद किए रहिएगा। इसके बाद आपका अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वे विलियम जेम्स को माना जाता है। किनको माना जाता है, विलियम जेम्स जी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण शिष्ट से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह किसके अनुसार है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। रविन्द्रनाथ जी टैगोर जी कहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण शिष्ट से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, इसके बाद अगला है, बालक को बाल देव भव की संज्ञा किसने दिया। बाल देव भव की संज्ञा किसने दिया, ये आपके गीजू भाई बधेका ने दिया। कौन दिया है, गीजू भाई बधेका ने दिया है। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने शिक्षण विधि कितने भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, एक है कर्म इंद्रिय यानी कर्म के अनुसार, यानी ज्ञान इंद्रिय ज्ञान पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तथा पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा पर बल दिए हैं। ठीक, ये मॉन्टेसरी के अनुसार है।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा की 2 समस्याएं लिखें। तो बालिका शिक्षा की कितनी समस्या, वैसे आप बहुत सारी समस्याएं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही पूछा गया है क्योंकि ये अतिलक का क्वेश्चन है। तो शैक्षिक अवसरों की असमानता होती है क्योंकि उनको अवसर उतना नहीं मिलता है, ठीक है। शैक्षिक बालिका के प्रति समाज का उचित दृष्टिकोण नहीं है, या उचित दृष्टिकोण का अभाव है, या उचित दृष्टिकोण की कमी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, जैसा कि आपको पता भी है, ठीक है। जितना जो है बालक को छूट मिलता है उतना बालिकाओं को छूट अभी भी नहीं मिल पाता, हालांकि अब बहुत इस चीज़ में सुधार हो गया है। इसके बाद अगला है, पहले तो लोग जो है बालिकाओं को पढ़ाते भी नहीं थे, अब तो पढ़ाने लगे जो है। टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो टैगोर जी ने बोलपुर में 1990 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी? 1990 में। विद्यालय को बाग, शिष्य को पौधा, शिक्षक को माली कहने वाले कौन से विचारक थे? ये हैं आपके फ्रावेल जी। कौन है? फ्रावेल। फ्रावेल जी कहते हैं कि जो विद्यालय है वह एक बाग के समान होता है, और शिष्य जो होता है वह उस बाग का क्या होता है? पौधा होता है, तथा जो शिक्षक होता है जो उसे सींचता है यानी कि ज्ञान से बालक को, वह एक माली के रूप से, जैसे माली जो होता है बाग को नहीं सींचता फूलों को, इसके बाद फूल जो है अच्छे से खिलते हैं, उसी प्रकार जो है शिक्षक जो है ज्ञान से बच्चों को सींचता है, फिर वही ज्ञान जो है बालक को आगे ले जाता है, ठीक। यह कहना है किसका है? यह कहना है फ्रावेल जी का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के आपके कार्य लिख दीजिए, कोई भी कार्य, 2 कार्य लिख दीजिए। जैसे पहला कार्य आपका है व्यक्तियों के समूहों की सहायता करना तथा शिक्षित करना। जैसे व्यक्ति का समूह होगा तो कोई परेशानी में है तो समाज उसका सहायता करता है ना, तो पहला उसका ये धर्म है। दूसरा धर्म ये है कि सबको सामाजिक न्याय और समुदाय के विकास में मदद करना, ठीक है। तो हम इनका 2 जो है प्रमुख कार्य लिख दिए समाज का। आप और भी कुछ 2 प्रमुख कार्य लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं जो हम लिखें वही आप लिखें, ठीक। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक। पहला आपका परिवार है, यानी कि जैसी परिवार रहेगा, अगर परिवार शिक्षित है तो बच्चा भी शिक्षित होगा। समाज जैसा रहेगा, उनके आरी बगल का परिवेश जैसा रहेगा, वातावरण जैसा रहेगा, उस प्रकार से बच्चा डेवलप होगा। इसके बाद संचार, यानी कि जो उसका माध्यम रहेगा, अगर माध्यम अच्छा मिला तो वह जो बच्चा जो है अच्छा विकसित करेगा, और राज्य सरकार जैसी उस पर ध्यान देगी उस प्रकार बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करेगा। यानी इन चारों पर जो है डिपेंड करती है शिक्षा कैसे जो है बालक को मिलेगी, ठीक। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है बाल श्रम से अभिप्राय। तो बाल श्रम से अभिप्राय का मतलब है कि कोई भी श्रमिक जब 14 वर्ष से कम होता है तो वह बाल श्रमिक कहलाता है, क्योंकि जो 14 वर्ष से जो कम होता है वह तो बच्चा ही होता है, वह बालक होता है ना, तो इसीलिए इसे बाल श्रम भी कहा गया है, ठीक। इसके बाद अगला है मॉन्टेसरी के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक कोई भी वस्तु को पहले क्या करता है? बालक को दिखाता है, फिर उसका नाम श्यामपट्ट पर लिखता है, फिर कहता है कि वह नाम बच्चों से बार बार दोहराने के लिए बोलता है। जब बालक शब्द को पढ़ता है तो वह धीरे धीरे उस चीज़ शब्द को बोलना स्टार्ट कर देता है। जब वो शब्द को बोल लेता है फिर धीरे धीरे वह उस शब्द से बने हुए वाक्य को बताता है। इस प्रकार जो मॉन्टेसरी के अनुसार जो पढ़ाया जाता है, ठीक। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों के नाम। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा केंद्र है उनका नाम है तक्षशिला और दूसरा नालंदा। केवल 2 ही पूछा तो 2 का नाम लिख दिए। इसके बाद अगला है शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपका पेस्टालॉजी का है। किसका है? पेस्टालॉजी का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो किस दर्शन का आधार वाक्य है? यह आपका आचार मीमांसा पर आधारित है, और ये लिया कहाँ से गया है? यह आपका कठोपनिषद से लिया गया है। तो ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे जो है हम पूरा लगभग कवर किए, जो मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है।
अच्छा, अब आपसे एक और क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आप लोग उत्तर टाइप करके जो है लिखिएगा ऑफलाइन में, कि जैसे हमने जो है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, मकतब किस क्लास के बच्चों को किस क्लास के बच्चे मकतब में पढ़ते थे, यानी कि मकतब में, और मदरसे में किस क्लास के लोग मदरसे में पढ़ते थे। मदरसे, एक सेकंड, रसे, यानी कि मदरसे के बारे में लिखिएगा, मकतब के बारे में लिखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और नोट करिए, उसको भी आप लोग जो उत्तर उसका दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किन्हीं दो पाश्चात्यवादी विचारकों के नाम लिखिएगा। किन्हीं दो पाश्चात्यवादी किन्हीं दो पाश्चात्यवादी का नाम लिखिएगा, और किन्हीं दो प्राच्यवादी विचारक। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिए, उसको भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे। ठीक है, लिखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस सन में की गई थी, इनका सन लिखिएगा। ठीक, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और पसंद आया तो और लोगों के पास शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई आपका सजेशन हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इस पीडीएफ को जो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम यह है इनकार्नेशन क्लासेज। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह आप पीडीएफ जो है पढ़ते हुए जाइएगा जो है सेंटर पर, तब तक दोहराते हुए। फिर उम्मीद है कि यहाँ से 5-6 क्वेश्चन हूबहू इसी में से आपका मिल जाए, तो आपका 10 नंबर 15 नंबर आपका यहीं से आपका हो जाएगा। ठीक है, केवल कितने 2-3 पेज से, मुश्किल से 3 पेज है आपका। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है, किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।